जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 22nd लेक्चर है और इसमें हम पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। और आज हम 2014 के शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, थोड़ी सी इनकी डिस्कशन, सिर्फ क्वेश्चंस लिस्ट आपको पहले भी मैंने शेयर की हुई है। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन क्या है, फंडामेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन है फंडामेंटल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। तो 4 फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, सबसे पहले है सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन। इससे क्या मुराद है? स्पेसिफाई करना, ये एक्सप्लेन करना, ये एनालिसिस करना, ये रिक्वायरमेंट्स गैदर करना, इस तरह की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि सॉफ्टवेयर होगा कैसा, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। हमने जब कंप्यूटर सिस्टम बनवाना हो, लैपटॉप लेना हो या हमने पीसी बनवाना हो, हम कहते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन क्या होगी या क्या होनी चाहिए, वही ये वर्ड है, सेम। The functionality of software and constraints are defined. कहां पर डिफाइन होंगे? स्पेसिफिकेशन के दौरान, कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और कंस्ट्रेंट उसके क्या होंगे। अब कंस्ट्रेंट से क्या मुराद है, फंक्शनैलिटी से क्या मुराद है? फंक्शनैलिटी तो बड़ी सिंपल सी बात है कि सॉफ्टवेयर ने क्या क्या करना है। कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, देखें समटाइम किसी भी कंपोनेंट को, किसी भी सॉफ्टवेयर को किसी स्पेशल कंडीशंस में वर्क करना पड़ता है, स्पेशल कंडीशंस में। ठीक है, जिस तरह से आप बेशुमार पर्सन्स की बात कर लें, किसी और मशीन की बात ना करें। बाज लोग होते हैं वो ज्यादा गर्मी में उनसे कुछ भी नहीं होता, बाज लोगों से ज्यादा सर्दी में कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये स्पेशल कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर कोई बंदा गर्मी में भी इफेक्टिवली काम कर ले, सर्दी में भी कर ले, तो ये 2 कंस्ट्रेंट थे, गर्मी और सर्दी, वो उसमें भी काम कर रहा है। अगर कोई बंदा टेंशन में भी इफेक्टिवली काम कर ले तो ये बड़ी बात है, वो भी एक स्पेशल कंस्ट्रेंट था जिसके अंडर उसने काम किया। अदरवाइज आम तौर पे लोगों के हाथ पांव फूल जाते हैं। ठीक है, जरा सी टेंशन आए, समझ नहीं आती करना क्या है। टेंशन क्या? कंस्ट्रेंट है, एक लिमिटेशन थी, एक बाउंड था, जिस बाउंड के होते हुए उसने परफॉर्म किया किसी बंदे ने। तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन में हम ये बताएंगे कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है और उसके ऊपर कौन कौन से कंस्ट्रेंट हैं। कि वेबसाइट पे बड़ा लोड हुआ करेगा, बड़े कस्टमर्स आएंगे, बड़े विजिटर्स आएंगे, तो उस लोड के होते हुए वर्क करना है। अगर कंफ्यूजन हो, क्वेश्चन हो तो पूछ लेना है। अच्छा, उसके बाद दूसरी इसकी जो फंडामेंटल एक्टिविटी है, सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। जब हमने किसी भी सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकेशन डिफाइन कर ली, हमने ये असेस कर लिया, हमें ये पता चल गया कि सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या होगी। अब उस फंक्शनैलिटी के लिए हमने क्या करना है जी? डिजाइन बनाना है। ठीक है, घर कंस्ट्रक्ट होना हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि कितनी लैंड है जिसमें घर बनाना है। उसके बाद उसमें कितने ड्राइंग रूम होंगे, कितने बेडरूम होंगे, कौन कौन से रूम किस तादाद में होंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई हो जाएगी, वो उनकी एक आउटलाइन वो क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद उसका एक डिजाइन बनेगा। अकील साहब, ठीक है, स्पेसिफिकेशन डिटरमिन करने के बाद उसका डिजाइन, डिजाइन के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन। अब चूंकि प्रोग्रामिंग की अगर बात करेंगे, वहां पर इम्प्लीमेंटेशन से क्या मुराद होगी? कोडिंग। ठीक है, उसकी डेटाबेस इम्प्लीमेंटेशन, उसका कोड, उसका फ्रंट एंड बैक एंड। अदरवाइज अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फील्ड की बात करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग की बात करेंगे, तो घर की स्पेसिफिकेशन के बाद उसका डिजाइन बनेगा। इम्प्लीमेंटेशन से मुराद क्या? कंस्ट्रक्शन, उसकी बेस बनाना, जिसे हम जिन्हें पंजाबी कहते हैं नींव भरना, उसके बाद फिर दीवारें उठाना। तो ये उसका है डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके बाद है सॉफ्टवेयर वैलिडेशन।
अब सॉफ्टवेयर में वैलिडेशन का, वेरिफिकेशन का, टेस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। कोई भी अच्छा जो सॉफ्टवेयर हाउस है या अच्छा जो डेवलपर है, वो विदाउट टेस्टिंग वो प्रोडक्ट कस्टमर को हैंडओवर नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पे ट्रेंड और है, हम कहते हैं कि हर तरह की चीज बस बिक जाए सही। अदरवाइज जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, जो अच्छे जो रेप्यूटेड फर्म्स हैं, वो अपनी प्रोडक्ट में जो डिफेक्ट हो उसको वैसे डिस्कार्ड करना गवारा कर लेते हैं, लेकिन उसको कस्टमर के पास भेजना गवारा नहीं करते। तो ये क्या स्टेप है, इसमें क्या होगा इस फेज में, द सॉफ्टवेयर मस्ट बी वैलिडेटेड टू एंश्योर दैट इट हैज ऑल द फंक्शनैलिटीज व्हाट द कस्टमर नीड्स। और यहां पे अगर दो चार वर्ड आप और ऐड कर सकें तो व्हाट द कस्टमर नीड्स विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी डेफिशिएंसी और विदाउट एनी एरर। उसके बाद है सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन कहते हैं डेवलपमेंट को, इर्तिका को। अब कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो कि वेरिएबल ना हो, जिसमें चेंजिंग ना आती हो। तो सॉफ्टवेयर और खास तौर पे, क्योंकि सॉफ्टवेयर में असल में चेंज आने का मोटिवेशन क्या है, उसमें असल रीजन क्या है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं। रिक्वायरमेंट्स चेंज हो जाती हैं। जब कस्टमर की, यूजर की रिक्वायरमेंट्स चेंज होगी, उस वक्त क्या होगा, सॉफ्टवेयर हैव टू बी इवॉल्व, उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। द सॉफ्टवेयर मस्ट इवॉल्व टू मीट चेंजिंग कस्टमर नीड्स। तो ये फंडामेंटल एक्टिविटीज हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, फेजेस ऑफ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस अंदाज से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर यही क्वेश्चन आपको लॉन्ग भी आ जाए ना, तो आप इसको थोड़ा सा खींच तान के लंबा लॉन्ग क्वेश्चन भी आंसर कर लें, या थोड़ा सा कुछ और मटेरियल ऐड करके उसको आंसर कर सकें। तो अदरवाइज आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी रिक्वायरमेंट है 2 to 3 लाइंस, ठीक है। रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इसके फेजेस 4 फेजेस होते हैं इसके। इंसेप्शन है, एलैबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है और ट्रांजिशन है। ये आमतौर पे यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज के साथ लिंक्ड है। अदरवाइज ये किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस, किसी भी डेवलपमेंट मॉडल के ऊपर हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस के अकॉर्डिंग जब भी हमने कोई डेवलपमेंट करना होती है, सबसे पहले उसकी इंसेप्शन होती है। इंसेप्शन क्या कहते हैं, इंसेप्शन से क्या मुराद है? इंसेप्शन कहते हैं किसी चीज की असेसमेंट, इंसेप्ट करना उसको, उसकी एक्चुअल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको समझना, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेसिफिकेशन था। The goal of the inception phase is to establish a business case. बिजनेस केस को एस्टैब्लिश करना, बिजनेस है क्या, what business is doing, what he wants from the software. बिजनेस केस को एस्टैब्लिश करना फॉर द सिस्टम। सिस्टम कौन सा? सॉफ्टवेयर सिस्टम। You should identify all external entities, people and system. एंटिटी पीपल भी हो सकते हैं, यूजर भी हो सकते हैं और सिस्टम भी हो सकते हैं। सम टाइम एक सिस्टम भी दूसरे सिस्टम से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर भी दूसरे सॉफ्टवेयर से, भी कल हम बात कर रहे थे कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है उसमें एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इंसेप्शन में हम आइडेंटिफाई करेंगे एक्सटर्नल एंटिटीज को that will interact with the system and define these interaction. सिर्फ उन एंटिटीज को हमने समझना नहीं है, उनको आइडेंटिफाई नहीं करना, बल्कि उनकी इंटरेक्शन किस टाइप की है वो भी बताना है, वो भी डिफाइन करना है। शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपने सिर्फ 4 वर्ड लिखने होंगे। देयर आर 4 phases ऑफ रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस। क्या है? इंसेप्शन, एलैबोरेशन एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ी सी डिटेल आपको मैं खुद प्रोवाइड कर रहा हूं। एलैबोरेशन क्या है? एलैबोरेट, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना, उसकी डिटेल्स के बारे में डिस्कस करना। द गोल्स ऑफ द एलैबोरेशन फेज आर टू डिवेलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम डोमेन। उसकी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप करना। आपको मैंने
बताया था कोई भी चीज पढ़ने के 3 लेवल हो सकते हैं। पहला लेवल आपको कहा था रीडिंग, दूसरा लेवल अंडरस्टैंडिंग, तीसरा लेवल डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन कब होगी? डाइजेशन कब होगी? अगर मैं आपको रियल लाइफ की एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमें पता है सच बोलना चाहिए एज अ मुस्लिम, झूठ से बचना चाहिए, गीबत से बचना चाहिए। ठीक है, अब ये सिर्फ एक रीडिंग हो सकती है, हमारा रीडिंग का लेवल हो सकता है। अगर कोई बंदा इसको समझता है, मतलब क्या समझता है कि अगर हम झूठ बोलेंगे उसके नुकसानात क्या क्या हैं, अगर हम जो है वो गीबत करेंगे उसके नुकसानात क्या क्या, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। अब अगर बंदा उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहा है, यानी कि वो गीबत नहीं कर रहा, वो झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा है, अब वो डाइजेशन के लेवल पे आ गया, मतलब अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है बातों को। ठीक है, तो इस लेवल में हम अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं प्रॉब्लम डोमेन की। एस्टैब्लिश एन आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क फॉर द सिस्टम, डेवलप द प्रोजेक्ट प्लान एंड आइडेंटिफाई की प्रोजेक्ट रिस्क। तो एलैबोरेशन में हमने सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है, उसका आर्किटेक्चर भी बनाना है, डिजाइन, और उसके कंस्ट्रेंट्स, रिस्क भी डिफाइन करने हैं, और पूरा प्लान हमने पॉइंट आउट करना है कि हम कैसे कैसे वर्क करेंगे। उसके बाद है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन क्या है? डेवलपमेंट। अब ये आप देख लें कि जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के डिफरेंट की फेजेस देखे थे वो भी सेम है, तकरीबन सिर्फ नामों का डिफरेंस है। तो यहां पर कंस्ट्रक्शन है। द कंस्ट्रक्शन फेज इन्वॉल्व सिस्टम डिजाइन, प्रोग्रामिंग एंड टेस्टिंग। कंस्ट्रक्शन के बाद ट्रांजिशन। ट्रांजिशन कहते हैं टू स्विच फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। ठीक है, स्विचिंग फ्रॉम और ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ठीक है, जब आप एक क्लास से दूसरी क्लास में, एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में प्रमोट होते हैं, तो वो फेज आपका कौन सा? ट्रांजिशन फेज होता है। द फाइनल फेज ऑफ द RUP, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस, इज कंसर्न्ड विद मूविंग द सिस्टम क्या? सॉफ्टवेयर सिस्टम, फ्रॉम द डेवलपमेंट कम्युनिटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम टू द यूजर कम्युनिटी एंड मेकिंग इट वर्क इन अ रियल एनवायरनमेंट, जहां पर उसने इस्तेमाल होना है, जहां पर उसने रन होना है। ट्रांजिशन फेज। और ये आपकी बुक से डायग्राम ली गई है, बुक्स आपकी 2 हैं, गालिबन ये प्रेसमैन की है। ठीक है, सेकंड चैप्टर में। तो ये देखें, इंसेप्शन है, उसके बाद एलैबोरेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रांजिशन है। तो इसमें ये आपको बैक लूप्स नजर आ रहे हैं, ये जो आपको एक एरो नजर आ रहा है ना, घूम रहा है, ये असल में लूप को शो कर रहा है कि अगर आपने इंसेप्शन फेज आपका चला और आप समझते हैं कि अभी तक प्रोजेक्ट को आप बेसिक उसका प्रिलिमिनरी चीजें नहीं समझ सके, तो आप उसको दोबारा ट्राई करेंगे, दोबारा उस पर वर्क करेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप छोटा सा कोई पैसेज, कोई सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हैं किसी क्लास में, ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं, तो आपको अगर एक दफा पढ़ने से पैसेज की समझ नहीं आई तो आप उसको दोबारा रीड करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर सारा आपका RUP प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अभी भी आपको डेफिशिएंसी लगती है, आप दोबारा नए सिरे से चले जाएं। उसके बाद है ड्रॉबैक्स ऑफ स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली, तो अब इसके हैं ड्रॉबैक्स। अगर आप 2-3 ड्रॉबैक्स लिख दें तो इट इज इनफ। इसके ड्रॉबैक्स में क्या क्या शामिल है? कैन बी कॉस्टली मॉडल टू यूज, ये कॉस्टली है। ठीक है, रिस्क एनालिसिस रिक्वायर्स हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टीज एंड सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस फेज। अब देखें, अगर कोई एक्सपर्ट बंदा होगा तो वही हमें बता सकता है ना कि आपको, एक्सपर्ट डॉक्टर हमें बताएगा कि आप में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक्सपर्ट नहीं है तो फिर वो तो नहीं ना बता सकता। इसी तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी जो स्पाइरल मॉडल है, इसमें एक्सपर्ट पर्सन की जरूरत है। एक्सपर्ट अगर नहीं है डेवलपर्स, तो फिर उनके लिए काम मुश्किल है, ये डिसएडवांटेज है।
डिसएडवांटेज है, ठीक है। डिसएडवांटेज कैसे है, फर्ज करें यहाँ पे आपकी मास्टर्स की क्लास है, यहाँ पे वो एमएस की क्लास शुरू हो जाती है, पीएचडी की क्लास शुरू हो जाती है, तो एक एक्सपर्ट डॉक्टर को चाहिए होगा, प्रोफेसर यहाँ पे चाहिए होगा जो टीच करे आके। तो ये ड्रॉबैक है ना कॉलेज के लिए। ड्रॉबैक कैसे, चैलेंज है कॉलेज के लिए कैसे, कि उनको शेखुपुरा में एक हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर अपॉइंट करना है। अगर कोई डिवेलप्ड सिटी हो, लाहौर हो, कोई और सिटी हो, वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएगा बंदा, यहाँ पे मुश्किल है, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक है कि रिस्क एनालिसिस रिक्वायर्स हाईली स्पेसिफिक एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज से मुराद क्या, बंदे के पास होती है एक्सपर्टीज। एंड सक्सेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन दिस फेज। रिस्क एनालिसिस फेज के ऊपर आपके सॉफ्टवेयर की सक्सेस डिपेंड कर रही है। डजंट वर्क वेल फॉर स्मॉलर प्रोजेक्ट्स। स्मॉलर प्रोजेक्ट्स में ये अच्छी तरह से अप्लाई नहीं होता। मे बी हार्ड टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव वेरीफाइएबल माइलस्टोन्स। वेरीफाइएबल माइलस्टोन क्या है, कि ऐसे माइलस्टोन जिनको आप वेरीफाई कर सकें, ठीक है। माइलस्टोन क्या होता है आपको मैंने बताया था पहले प्रीवियस लेक्चर्स में। माइलस्टोन एग्जाम्पल से बताया था, ठीक है। आपका गोल है टू गेट डिग्री ऑफ MSc-IT है कि MIT है, MIT। नामों का ही फर्क है, कोई इतना लंबा चौड़ा फर्क नहीं है। तो आपका गोल क्या है कि जी आपने MIT डिग्री गेट करनी है, ठीक है। माइलस्टोन क्या होगा, एक सेमेस्टर क्लियर कर लेना, ये आपका माइलस्टोन है, एक बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है। तो इसमें माइलस्टोन सेट करना, वेरीफाइएबल माइलस्टोन जिसको वेरीफाई भी किया जा सके, जिसको क्वांटिफाई भी किया जा सके, वो मुश्किल है। स्पाइरल में कंटिन्यू इनडेफिनेटली, तो सम टाइम वो चलता रहता है। चलता कैसे रहता है, सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, और तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। ये आपका एक और शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोचेस टू हैंडल रिस्क। अब प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव ये सिर्फ सॉफ्टवेयर में नहीं होता, ये रियल लाइफ में भी होता है, जिसे हम आमतौर पे अक्सर औकात इस टोन में कई लोग बात करते हैं, देखा जाएगा, देखी जाएगी। जो ये वाली फिलॉसफी है ना, देखा जाएगा, ये है रिएक्टिव। रिएक्शन से है कि जब कोई सिचुएशन अकर करेगी, देखा जाएगा क्या होता है, ठीक है। प्रोएक्टिव क्या है कि आप उसको पहले ही, सिचुएशन अकर होने से पहले ही आप उसके लिए कोई ना कोई सदेबाब करते हैं। फर्ज करें कि जी फ्लड की प्रेडिक्शन है, ठीक है, तो हमारी नीचे से लेके ऊपर तक जो मैनेजमेंट है उसका जहन होता है देखा जाएगा, आमतौर पे अक्सर बेशतर। ये है रिएक्टिव अप्रोच। प्रोएक्टिव क्या है, ठीक है जी प्रेडिक्शन है फ्लड की, ठीक है, इट्स ओके, तो उसके लिए कोई ना कोई आप मेजर्स अडॉप्ट करें, लोगों को मूव करवा दें जो ज्यादा डेंजरस एरियाज हैं, ठीक है, जहां पर आप उसको डाइवर्ट कर सकते हैं उस एरिया में कि जहां पर कम नुकसान हो, वो डाइवर्जन आप करने की कोशिश करें, फ्लड को, वाटर को, या जो कुछ भी आप कर सकते हैं वो करें। ये है प्रोएक्टिव अप्रोच, ठीक है जी। इस डायग्राम से, इस इमेज से आपको साफ समझ आ रहा होगा। रिएक्टिव क्या है, रिएक्टिंग टू अ प्रॉब्लम आफ्टर इट अराइजेज। प्रॉब्लम आ गई है, अब रिएक्शन करना है, ठीक है। प्रोएक्टिव क्या है, प्रिवेंट प्रॉब्लम्स बिफोर दे अराइज, ठीक है। हमारी सोसाइटी के बेशुमार, आप देख लें, हम हमारी स्टडीज को देख लें आप, पेपर जब सर पे आ जाएंगे, जब डेटशीट आ जाएगी, तब हमने सोचना है कि अब कैसे पढ़ें, किस तरह से हम टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से हम टाइम निकालें और पढ़ें। जब डेटशीट आएगी, हालांकि पता है कि महीने बाद पेपर होने हैं, थोड़ा सा इसको कंपेयर कर दिया। डेफिनेशन क्या है, एक्शन इन रिस्पॉन्स टू हैजर्ड और रिस्क अकरेंस, ठीक है जी। इन रिस्पॉन्स, रिएक्टिव में क्या होता है,
जब हैजर्ड या रिस्क अकर करता है तो उसके रिस्पॉन्स में एक्शंस हम लेते हैं, और प्रोएक्टिव में एक्शंस दैट एड्रेस परसीव्ड हैजर्ड और रिस्क अकरेंस बिफोर इट एक्चुअली अकर्स। हम ऐसे एक्शन परफॉर्म करते हैं कि उसकी अकर होने से पहले उसको हम रोक सकें। फिर मैनेजमेंट लेवल पे क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं? रिएक्टिव में क्या होगा? आफ्टर हैजर्ड और रिस्क अकरेंस टेकिंग मेजर्स, करेक्टिव मेजर्स। क्या अब रिस्क आ गया, उसने डैमेज कर दिया है, डैमेज करने के बाद उसको करेक्ट कैसे करना है, डैमेज को करेक्ट कैसे करना है, तो इसमें करेक्टिव मेजर्स होते हैं टू प्रिवेंट रीअकरेंस, के वो दोबारा भी ना आकर हो, और जो अब उसने नुकसान पहुंचाया है वो भी, उसको भी हम मैनेज कर लें। मैनेजमेंट डज दिस बाय प्रोसेसिंग इंसिडेंट एक्सीडेंट रिपोर्ट्स। जब वो रिपोर्ट हो जाता है इंसिडेंट, उसके बाद वो ये काम करती है मैनेजमेंट। अच्छा, प्रोएक्टिव में क्या है? बिफोर एन आइडेंटिफाइड हैजर्ड अकर्स, जिसके बारे में सिर्फ इंडिकेशन है अभी कि इट माइट बी पॉसिबल। उसके हर रिस्क के कुछ चांसेस होते हैं। रिस्क के क्या होते हैं? चांसेस इन परसेंटेज, कि कोई जिस तरह से आप वेदर फोरकास्टिंग में देखें तो रेनिंग के चांसेस होते हैं, रेन के 20%, 80%, तो रिस्क के भी चांसेस होते हैं परसेंटेज में। अगर कोई रिस्क 80% उसका अकरेंस के चांसेस हैं, इट मीन्स के वो समझ लें कि आया लीजिए, तो उसके लिए हमने मेजर्स लेने हैं, उसके लिए कोई ना कोई एक्शंस करने हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक सिंपल सिचुएशन बताता हूं, आपको एक सिनेरियो देता हूं। फर्ज करें आप एक कार में, आपको कहा जा रहा है जी ड्राइव करें, और उसमें आपको ये बताया जाता है कि 100 टाइम्स जब आप ब्रेक लगाएं तो 100 में से कोई एक दफा ना इसकी ब्रेक फेल हो जाती है। क्या करेंगे आप? नहीं, या तो आप कार ड्राइव नहीं करेंगे, अगर ड्राइव करेंगे तो पुत्र कभी भी 10 किलोमीटर की स्पीड से ऊपर नहीं जाएंगे, कि अगर ब्रेक फेल हो गई। ठीक है, तो सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि हमने ये भी देखना है कि रिस्क के चांसेस कितने हैं। ये 100 में से 1 का कितना चांस हुआ? 1%। फिर भी हम इतनी एहतियात कर रहे हैं। एक तो हमने उसके चांसेस देखने हैं, दूसरा उसका हमने देखना है कि उससे हमें नुकसान क्या हो सकता है, उसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। बाज रिस्क ऐसे होते हैं जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं। यही कार वाली एक्सीडेंट वाली बात आप लगा लें, ब्रेक फेल वाली। अब 100 में से एक दफा वो फेल होती है ब्रेक, लेकिन उसका डिजास्टर कितना होगा वो आपको आइडिया है कि इनके अकॉर्डिंग फौत भी बंदा हो सकता है। जाहिर बात है, हर किसी ने होना है। बिफोर एन आइडेंटिफाइड हैजर्ड अकर्स, मैनेजमेंट क्रिएट्स कंट्रोल मेजर्स टू प्रिवेंट इनिशियल अकरेंसेस। तो यहां पर देखें, यहां पर क्या है? करेक्टिव कंट्रोल्स हैं, करेक्टिव मेजर्स हैं, करेक्टिव एक्शंस हैं। यहां पर क्या है? प्रिवेंटिव एक्शंस हैं। ठीक है जी, प्रिवेंशन में और करेक्शन में डिफरेंस है। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर को आप करेक्टिंग कह सकते हैं। क्योर क्या है जी? इलाज। तो करेक्टिंग भी इलाज ही है। उसके बाद फ्रंट लाइन एम्प्लॉय एक्टिविटी, जो हमारे एम्प्लॉयज हैं या फिर जो एक तो मैनेजमेंट है, जो ग्राउंड लेवल पे वर्कर्स हैं, उनकी बात, वो उनके किस तरह के एक्शन होते हैं या उनका रिस्पॉन्स क्या होता है रिएक्टिव अप्रोच में और प्रोएक्टिव में। वंस हैजर्ड अकर्स एम्प्लॉयज टेक एक्शन। वंस हैजर्ड अकर्स, जब हैजर्ड या रिस्क अकर कर जाता है, एम्प्लॉयज टेक एक्शन टू प्रिवेंट एन एक्सीडेंट। ठीक है, if risk occurrence is inevitable, employees take actions to mitigate damages. These issues must be reported. अगर तो रिस्क पक्का अकर करना हो, इनएविटेबल जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता, फिर वो क्या करते हैं? उसके डैमेज को मिटिगेट करते हैं, उसको कंट्रोल नहीं करते, प्रिवेंट नहीं करते, उसके डैमेज को मिटिगेट करते हैं। और यहां पर प्रोएक्टिव में क्या आता है? हैजर्ड मैकेनिज्म एंड थ्रेट्स आर आइडेंटिफाइड बिफोर हैजर्ड अकरेंस। उसके अकर होने से पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एंड हैजर्ड अकरेंस इज मिटिगेटेड, उसको मिटिगेट कहते हैं चांसेस को कम करना। यहां पर अकरेंस के चांसेस को मिटिगेट किया जा रहा है। मिटिगेट
कम करना, चांसेस को कम करना। यहां पर अकरेंस को मिटिगेट किया जा रहा है, वहां पर डैमेज को मिटिगेट किया जा रहा है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद एग्जाम्पल में देखें आप, रिएक्टिव में इंसिडेंट रिपोर्टिंग है, इंसिडेंट हो गया उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। ठीक है, एक्सीडेंट हो गया उसकी रिपोर्टिंग हो रही है। और प्रोएक्टिव में क्या है, ऑडिट, इंस्पेक्शन, वॉलंटरीली रिपोर्टिंग, सर्वेज। अगर आप रोड की बात कर लें, रोड पे ट्रैफिक की बात कर लें, तो रिएक्टिव में क्या होगा, एक्सीडेंट हो गया है, अब जनाब 1122 को कॉल करें, अब 15 पे कॉल करें, ये है रिएक्टिव। प्रोएक्टिव क्या है, आप देखते हैं कि कोई भी एक चौक है, कोई भी एक टर्न है जहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है या कि उसको बेटर करने की जरूरत है, तो आप पहले ही आप मैनेजमेंट को उनके नॉलेज में लेके आते हैं। ये है प्रोएक्टिव। ठीक है जी, तो आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप इंस्पेक्शन, मैनेजमेंट इंस्पेक्शन करेगी, रोड का इंस्पेक्शन करेगी, ऑडिट करेगी रोड का कि उसमें क्या डेफिशिएंसी है। ठीक है जी, वॉलंटरीली रिपोर्टिंग करेगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम अभी अकर नहीं हुई, लेकिन वो खुद ही रिपोर्ट करेगी कि इसके चांसेस हैं प्रॉब्लम अकर होने के। उसके बाद आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स। क्या प्रॉपर्टीज हैं, कंसिस्टेंट, नॉट रिडंडेंट। कंसिस्टेंसी से मुराद ये भी है, नॉट रिडंडेंट, इससे मुराद क्लैशेस भी हैं, नो क्लैशेस जी। कंसिस्टेंट के बाद है कंप्लीट, तो रिक्वायरमेंट शुड बी कंप्लीट। इनकम्प्लीट रिक्वायरमेंट्स अगर होंगी तो इट मींस कि सॉफ्टवेयर इज आल्सो इनकम्प्लीट, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटीज मुकम्मल नहीं हुई। ठीक है, कंप्लीट होनी चाहिए, अनएम्बिगियस होनी चाहिए, उनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, उनमें कोई डाउट है नहीं होना चाहिए। मैं आपसे कहता हूं कि देखें सर बैठे हुए हैं, तो इस रिक्वायरमेंट में जो मैंने रिक्वायर किया आपसे, इसमें एम्बिगिटी है, इसमें डाउट है। कौन से सर की बात की जा रही है, सर जफर की बात की जा रही है, सर कासिम की बात की जा रही है, या सर बारी की बात की जा रही है? तो डाउट है, तो रिक्वायरमेंट्स आपकी अनएम्बिगियस होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, क्लियर हो, कंसाइज हो, सिंपल हो, प्रिसाइज हो। उसके बाद टेस्टेबल होनी चाहिए, वेरीफाइएबल होनी चाहिए, जिसको हम क्वांटिफाइएबल भी कह सकते हैं, क्वांटिफाइएबल होनी चाहिए। ठीक है जी, मतलब रिक्वायरमेंट रख दी, शादी होनी है, लड़की वाला ने रिक्वायरमेंट रख दी जी, मुंडा मालदार होना चाहिए। कितना का मालदार होना चाहिए जी, वो टेस्टिफाई भी तो हो ना, उसको वेरीफाई भी तो किया जा सके। कहा जाए कि जी वो 1 लाख सैलरी हो, चलो फिर तो टेस्टिफाइएबल है, वेरीफाइएबल है कि उसकी सैलरी देख लें, उसके बिजनेस की प्रॉफिट देख लें। लेकिन अगर सिर्फ इतना ही कहा जाए जी मालदार होना चाहिए, वो बंदा बेचारा, लड़का बेचारा 5 लाख कमा रहा हो, तो फिर भी रिजेक्शन आ जाए, नहीं जी मालदारी अभी हमारे पैटर्न पे, हमारे क्राइटेरिया पे पूरी नहीं उतरी। ठीक है, तो टेस्टेबल हो, उसका कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, ये ना हो किसने रिक्वायरमेंट्स ही गलत बताई हो। अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, समझ भी आए, कोई ऐसी हवा में महल ना तमीर किया जा रहा हो। और ये जो अनएम्बिगियस है, ये फिजिबल, फिजिबल से क्या मुराद है कि अचीवेबल भी हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट ना हो किसी और दूसरी रिक्वायरमेंट पे, वो इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट हो। एटॉमिक, एटॉमिक कहते हैं सिंगल। ये जो इंडिपेंडेंस है थोड़ा सा बताइएगा। ये डेटाबेसेस पढ़ ली हुई है, क्यों? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नॉर्मलाइजेशन पढ़ी थी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। उसकी पहली फॉर्म क्या है नॉर्मलाइजेशन की? किसी प्रीवियस मतलब क्लास में, बीएससी में, आईसीएस में नॉर्मलाइजेशन की पहली फॉर्म क्या होती है? अच्छा जी, उसके बाद है नेसेसरी। रिक्वायरमेंट्स नेसेसरी भी होनी चाहिए, ये भी उसके गुड रिक्वायरमेंट्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है,
नेसेसरी से क्या मुराद है? एक चीज आपको चाहिए नहीं, आपने अभी से ले ली, अभी से आपने उसकी डिमांड कर दी, 4 साल बाद या 2 साल बाद आपको चाहिए थी, 2 माह बाद चाहिए थी, तो अभी नहीं चाहिए थी, तो वो आपकी रिक्वायरमेंट उसको आप इंक्लूड ना करवाएं। 2 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद उसको आप उस पर काम करें या उसको एक्वायर करें। तो बहरहाल ये आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ गुड रिक्वायरमेंट्स, अगर आप 4-5 प्रॉपर्टीज भी लिख दें तो इट इज इनफ। फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट कॉन्सेप्ट हैं। फंक्शनल से मुराद आपको सिंपल सी निशानी बताता हूं, सादा सी पहचान बताता हूं। जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती है ना, आमतौर पे इनके एंड पे ESI आ रहा होता है या सिंपल Y आ रहा होता है, ठीक है। 4-5 में आपको प्रॉपर्टीज आपके सामने शेयर करता हूं। क्वालिटी, एफिशिएंसी, ठीक है जी, पोर्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। रिलायबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी, ठीक है। और इसके अलावा और भी बेशुमार जिनके अंडर पे नॉर्मली Y आए, IESI, EY आए, इस तरह की, तो ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है। दूसरी सिंपल सी, इसको मैं डिफरेंशिएट इस तरह से करता हूं कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट कंपल्सरी होती हैं, कंपल्सरी होती हैं, और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होती हैं? आपने अब्बा जी से कहा कि अब्बू जी मुझे मोबाइल चाहिए, मेरी स्टडीज में हेल्पफुल होगा, तो वाला साहब आपको बटनों वाला ला देते हैं मोबाइल, तो आप क्या कहेंगे? आप दिल में सोचेंगे कि इस तो चंगा दे ना ही आंदा। तो बहरहाल ये सिर्फ मैंने आपको डिफरेंशिएट किया है कि जो आपकी क्वालिटीज होती हैं वो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिफाइंस अ सिस्टम और इट्स कंपोनेंट्स। It describes the functions a software must perform. A non-functional requirement defines the quality attributes of a software system. They represent a set of standards used to judge the specific operation of a system. Example इसकी क्या हो सकती है? How fast does the website load? कितनी जल्दी वो लोड होती है। अगर वो वेबसाइट चल रही है, अगर वो वर्किंग कर रही है, देन फंक्शनैलिटी इज ओके। लेकिन वो कितनी जल्दी लोड होती है, कितने वो वीवर्स का लोड बर्दाश्त कर लेती है, कितनी रिलायबल है, ठीक है, उसकी और क्वालिटीज की अगर बात करें, वो सारी की सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। थोड़ा सा इसका कंपैरिजन आपको बता रहा हूं। अच्छा, बस इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं चूंकि टाइम भी थोड़ा रह गया है। देखिए, मैं आपको यह भी बात बता दूं कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएट इस वर्ड के साथ कोई भी क्वेश्चन आता है, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार आंसर करने का ये होता है कि आप जिस चीज को भी कंपेयर करना है उसको टेबुलर फॉर्म में उसका कंपैरिजन दें, और लेफ्ट साइड पे उसका पैरामीटर भी बताएं कि किस पैरामीटर की बेस पर आप उसको कंपेयर कर रहे हैं। तो इसकी रिक्वायरमेंट ये मैंडेटरी है, फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, नॉन मैंडेटरी है। कैप्चरिंग टाइप, इट इज कैप्चर्ड इन यूज केस आपको कल बताया था। इट इज कैप्चर्ड एज अ क्वालिटी एट्रीब्यूट। एंड यूजर, प्रोडक्ट फीचर है, एंड यूजर्स के पर्सपेक्टिव से ये प्रोडक्ट का फीचर होता है और ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी या प्रॉपर्टी। कॉम्प्लेक्सिटी, इजी टू कैप्चर, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इजी टू कैप्चर होती हैं, whereas non-functional requirements are hard to capture. Objective helps to verify the functionality of the software, helps to verify the performance of the software. Areas of focus, user requirement, और उधर क्या है? Users expectation. Requirement कुछ और, expectation कुछ और है। Expectation हमेशा requirement से ज्यादा होती है। Documentation describes what the product does. Describe how the product does, how effectively, how finely, how in a good way. उसके बाद type of testing, functional testing like system,
इंटीग्रेशन, एंड टू एंड एपीआई टेस्टिंग, इसको टेस्ट करने का तरीकाकार, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग लाइक परफॉर्मेंस, स्ट्रेस, यूजेबिलिटी, सिक्योरिटी, आपको मैंने ये भी टेस्टिंग करवाई है, स्ट्रेस टेस्टिंग और यूजेबिलिटी टेस्टिंग गालिबन नहीं था। तो स्ट्रेस टेस्टिंग क्या है, जब वर्कलोड ज्यादा हो, लोड ज्यादा हो, उस वक्त सिस्टम कैसा परफॉर्म करता है, तो ये परफॉर्मेंस है आपकी, नॉन फंक्शनल है। टेस्ट एग्जीक्यूशन इज डन बिफोर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और ये आफ्टर फंक्शनल टेस्टिंग। प्रोडक्ट इन्फो, ये प्रोडक्ट के फीचर्स हैं और ये प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये भी बहरहाल कंपैरिजन, इसमें भी आप लाजमी नहीं है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आप ये सारे ही लिखें, कुछ 2-4 आप लिख सकते हैं, काफी है शॉर्ट क्वेश्चन की, खासतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, लॉन्ग इस तरह का आपको आएगा नहीं।